14 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस के टॉप रिसर्च फैसिलिटी सेंटर पर हेवली आर्म्ड मिलिट्री कॉन्वॉय एक नए प्रकार के बम को मिलिट्री ट्रक पे लोड कर रही थी। 3 साल के गहन रिसर्च के बाद इस नए बम को तैयार किया गया था। इस बम को तैयार करने में कुल खर्च आई थी $2 बिलियन। यूएस आर्मी बहुत ही सीक्रेटली इस बम को टेस्टिंग साइट पर लेकर जा रही थी। इस मिशन का कोड नेम था ट्रिनिटी। इस नए प्रकार के बम को टेस्ट करने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी टॉप साइंटिस्ट एवं मिलिट्री ऑफिसर्स न्यू मैक्सिको के सुनसान रेगिस्तान में 2 दिन के बाद 16 जुलाई 1945 को टेस्टिंग साइट पर इकट्ठा होते हैं। सुबह के 5:29 पर बम को डेटोनेट किया जाता है। एक्सप्लोजन के बाद का मंजर काफी भयावह था। एक्सप्लोजन से होने वाले कंपन को 160 किलोमीटर दूर तक फील किया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे भूकंप आ गया हो। आग की लपटें 12 किलोमीटर की ऊंचाई को छू रही थी। स्टील टावर जिस पर बम रखकर ब्लास्ट किया गया था वो जलकर राख हो जाता है। मैनहट्टन के लोगों का कहना था उस दिन उन लोगों ने सूरज को दूसरी बार उदय होते हुए जैसे देखा हो। सोलह जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में अमेरिका दुनिया को तबाह कर देने वाला बम एटम बम का सक्सेसफुल टेस्ट करके एटॉमिक एज का आगाज कर देता है। तीस अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर सुसाइड कर लेता है और इसी के साथ ही यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो जाता है। परंतु दूसरी तरफ जापान और एलाइड फोर्सेस के बीच 4 साल बीतने के बाद भी पैसिफिक वार थमने का कोई आसार नहीं दिख रहा था। युद्ध और लंबा ना खींचे, इसके लिए एलाइड फोर्सेस जल्द से जल्द चाहते थे कि जापान सरेंडर कर दे, परंतु जापान सरेंडर करने को राजी नहीं हो रहा था। अमेरिका किसी भी कीमत पर युद्ध को खत्म करना चाहता था, परंतु जापान ने जब सरेंडर करने के लिए साफ मना कर देता है तब अमेरिका 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक न्यूक्लियर बम ड्रॉप करके हिरोशिमा शहर को निस्ते नाबूद कर देता है। एटम बम के परीक्षण के 1 महीना बाद ही पूरी दुनिया एटॉमिक बम के डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर हैरान हो जाती है। हिरोशिमा शहर की तबाही के बाद भी जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं होता है, तो 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक और न्यूक्लियर बम फैटमैन जापान के नागासाकी में गिराकर जापान का कमर तोड़ देता है। इसके बाद जापान अनकंडीशनली सरेंडर कर देता है और पैसिफिक वॉर भी खत्म हो जाता है। जापान के तबाही के मंजर से 6000 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में एक फिजिसिस्ट
बहुत ही बेसब्री से युद्ध के रुकने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे कैम्ब्रिज लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। दोस्तों, आज की कहानी है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा की। अठारह मई 1974 की सुबह आकाशवाणी के दिल्ली रेडियो स्टेशन से रेडियो पर बॉबी फिल्म का मशहूर गाना हम दो एक कमरे में बंद हो बज रहा था। उस दिन इंदिरा गांधी अपने ऑफिस में काफी टेंस्ड दिख रही थी। तभी हॉटलाइन पर एक कॉल आता है। हॉटलाइन कॉल के दूसरे साइड से इंदिरा गांधी को जवाब मिलता है, बुद्धा इज स्माइलिंग। यह जवाब सुनकर इंदिरा गांधी मुस्कुराती। ठीक 9 बजे बॉबी फिल्म के गाने को रोककर रेडियो पर घोषणा होती है, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। इसके कुछ मिनटों बाद आकाशवाणी पर घोषणा होती है कि आज सुबह 8:05 पर भारत ने अज्ञात स्थान पर शांतिगत कार्यों के लिए सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। यह होमी जे भाभा के अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि उनके मौत के 8 साल बाद इंडिया पोखरण में अपना पहला एटॉमिक बम सक्सेसफुली डेटोनेट कर लेता है। 4 अक्टूबर 1964 को डॉक्टर होमी जे भाभा ने एक पब्लिक मीटिंग में यह स्टेटमेंट देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि अगले 18 महीने के अंदर भारत भी अपना एटम बम रेडी कर सकता है। उनके इस स्टेटमेंट ने CIA के कान खड़े कर दिए थे। 24 जनवरी 1966 को होमी जे भाभा वियना जाने के लिए एयर इंडिया की जिनेवा जा रही फ्लाइट 101 पर सवार होते हैं। उस जमाने में मुंबई से जिनेवा जाने की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। लोगों को वियना में फ्लाइट बदलकर जाना होता था। 24 जनवरी को एयर इंडिया की बोइंग 707 विमान कंचनजंगा सुबह 7:02 पर 4807 मीटर की ऊंचाई पर माउंट ब्लैंक पहाड़ियों से टकराकर क्रैश कर जाती है। इस फ्लाइट में सवार सभी 117 लोगों की मृत्यु हो जाती है। एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिल पाता है और न ही किसी पैसेंजर का शव। इस दुर्घटना में होमी जे भाभा की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 56 साल की कम उम्र में भाभा दुनिया को अलविदा कर देते हैं। परंतु आज भी एयर इंडिया प्लेन के क्रैश का कारण रहस्य बना हुआ है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक वेल्दी पारसी फैमिली में होता है। होमी के दादा मैसूर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन थे। उनके पिता जहांगीर हॉर्मुस जी भाभा ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट स्कॉलर थे और बहुत बड़े लॉयर थे। 18 साल की उम्र में भाभा के पेरेंट्स उन्हें आगे पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजते हैं। उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। शुरू से उनके फादर चाहते थे कि होमी एक मैकेनिकल इंजीनियर बने और अपने अंकल दोराबजी टाटा के साक्ची स्थित टाटा स्टील प्लांट को आगे बढ़ाए। परंतु कैम्ब्रिज पहुंचते ही भाभा का रुझान फिजिक्स की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जिनके चलते उनका इंटरेस्ट मैथ्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स की ओर बढ़ने लगता है। भाभा अपने पिता को पत्र लिखकर समझाते हैं कि वो इंजीनियर नहीं बनना चाहते बल्कि थ्योरेटिकल फिजिक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं। 1930 में कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद भाभा 1934 में कैम्ब्रिज से ही न्यूक्लियर फिजिक्स में अपनी PhD कंप्लीट करते हैं। 1939 में वो छुट्टियों में भारत लौटते हैं और इसी वक्त वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो वापस इंग्लैंड नहीं जा पाते हैं। 1940 में होमी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात डॉक्टर CB रमन से होती है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को हेड कर रहे थे। वो डॉक्टर CB रमन से काफी प्रभावित होते हैं। 1943 में होमी जे भाभा ने JRD टाटा को फंडामेंटल फिजिक्स के स्टडी के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलने का सुझाव देते हैं। टाटा ट्रस्ट की ग्रांट की मदद से
होमी जे भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक इंस्टीट्यूट को साउथ मुंबई में इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि भारत में साइंस के स्टडी को लेकर भाभा का पहला कंट्रीब्यूशन था। 1948 में कॉस्मिक रे रिसर्च के लिए होमी जे भाभा बलून फ्लाइट इनिशिएट करते हैं, ताकि एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट को हाई एल्टीट्यूड पर ले जाकर प्रैक्टिकल किया जा सके। इस बैलून फ्लाइट को उस समय पुअर मैन्स सैटेलाइट भी बोला जाता था। अमेरिका इंडिया को प्लास्टिक बैलून देने से मना कर देता है, तो होमी जे भाभा प्लास्टिक बैलून को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में डेवलप करते हैं। इसी के साथ इंडिया यूएस के बाद दूसरा कंट्री बन जाता है जिसके पास हाई एल्टीट्यूड बैलून मौजूद था। उन्नीस 1948 में होमी जे भाभा ने नेहरू को लेटर लिखकर बताते हैं कि भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च करना क्यों जरूरी है। उन्होंने यह भी सजेस्ट किया कि रिसर्च टीम डायरेक्टली पीएम को ही रिपोर्ट करेगी। डॉक्टर भाभा के इस प्रपोजल को नेहरू जी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अक्टूबर 1948 को एटॉमिक रिसर्च कमीशन को गठन किया जाता है और डॉक्टर भाभा को इसका पहला चेयरमैन बनाया जाता है। उनके साथ एस भटनागर और के.एस. कृष्णा भी इस कमीशन के मेंबर बनाए जाते हैं। एटॉमिक रिसर्च कमीशन के गठन के तुरंत बाद ही डॉक्टर भाभा इंडिया के पहले एटॉमिक एनर्जी रिसर्च रिएक्टर पर काम करना शुरू कर देते हैं। 1954 में ट्रॉम्बे में एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया जाता है। अगस्त 1956 में इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप कर लेता है, जिसे अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अप्सरा आज एशिया का सबसे ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर है। यहीं से भाभा के लिए न्यूक्लियर बम बनाने का रास्ता खुल जाता है, परंतु उस वक्त के लीडर बम बनाने के पक्ष में नहीं थे। साथ ही भाभा इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी में भारत को भी रिप्रेजेंट करने लगे थे। 1955 में भाभा को यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज पर चर्चा करना। यह कॉन्फ्रेंस जिनेवा में होना था। न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े रिसर्च के लिए भाभा अब एक इंटरनेशनल फेस बन गए थे। And he sounds this note of warning to the conference. The immense concentration of atomic energy has made possible other developments whose immediate results have been less happy and which have placed a pall of fear over the peoples of the world. I refer, of course, to the development of atomic and hydrogen bombs. कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे साजिश थी। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की मौत की साजिश रची गई थी। होमी जहांगीर भाभा जिंदा होते तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका होता।